हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो अगेन हमारा एक रियल एनालिसिस बेस्ड प्रॉब्लम वीडियो है, जिसमें हम रियल एनालिसिस की 5 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तीन प्रॉब्लम हमने आपकी IIT JEM 2020 के एग्ज़ाम से ली हैं और 2 प्रॉब्लम्स हमने आपका CSR नेट जून 2019 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी 5 प्रॉब्लम्स करेंगे रियल एनालिसिस के ऊपर, और 5 प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन प्रॉब्लम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल एनालिसिस के अंदर और इन पर्टिकुलर हायर मैथमेटिक्स के अंदर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको जो नई वीडियोज़ आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर 6th प्रॉब्लम ऑफ दिस सीरीज रियल एनालिसिस की। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक फंक्शन है, लेट f इज अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r सच दैट f of half इक्वल टू माइनस हाफ। आपको कुछ कंडीशन गिवन है f के ऊपर, देन उसने आपसे पूछा है उसका इंटीग्रल कितना होगा 0 से 1 पे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। वी हैव बाय गिवन कंडीशन, हमारे पास क्या है, वी हैव f of x माइनस f of a माइनस x माइनस a, absolute value is less than equals to sine of absolute value of x minus a whole square. Now for x not equals to a, हम इसको डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ x माइनस ए से थ्रू आउट इस इनइक्वलिटी को। वी गेट डिवाइडिंग बाय x माइनस ए का मॉड थ्रू आउट दिस इनइक्वलिटी, we get f of x minus f of a 1 x minus a का मॉड माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस a का मॉड का स्क्वायर अपॉन में x माइनस a का मॉड। तो मेरे पास ये चीज़ मिल गई ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ दिस इम्प्लाइज f of x minus f of a अपॉन x माइनस a माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस a का मॉड का स्क्वायर अपॉन में हमें क्या करेंगे, इस फैक्टर को x माइनस a के मॉड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा इंटू x माइनस a का मॉड। अब इस इनइक्वलिटी के हम दोनों साइड पे लिमिट लेंगे, लिमिट x गोज टू a। तो टेकिंग लिमिट x goes to a, we get यहाँ आपको क्या मिलेगा, लिमिट f of x माइनस f of a अपॉन में x माइनस a माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिमिट x goes to a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, अब जब यहाँ पे हम लिमिट लेंगे तो लिमिट x goes to a साइन ऑफ x माइनस a का स्क्वायर अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ मोड है तो हम स्क्वायर्स को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल x माइनस a के स्क्वायर से। दिस x माइनस a का मॉड। नाउ दिस वैल्यू इज 1 बाई साइन x अपॉन x, और x गोज टू 1, सॉरी x गोज टू 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके 1 होती है। यूजिंग दिस लिमिट फॉर्मूला दिस वैल्यू इज 1
but this goes to 0 because x goes to a, so this goes to 0, so this limit goes to 0. Now using Squeeze principle, this limit goes to 0, this limit goes to 0, so it implies this must be goes to 0. It implies limit x goes to a, fx minus f of a upon x minus a minus 1 must be 0, which implies, and this implies limit x goes to a, fx minus f of a upon x minus a must be 1, but this is nothing but differentiation of f at a, so it implies f dash a equals to 1, जबकि ये आपका कैसा पॉइंट है, इज एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन, इट मीन्स माय फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या कांस्टेंट है. इट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1. आपका एफ डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन. इट इम्प्लाइज माय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, so it implies f of x इक्वल्स टू x प्लस में c. अब आपको ये फंक्शन मिल गया. आपको c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी थी f के ऊपर. कंडीशन क्या थी, माई f ऑफ हाफ इज माइनस हाफ. इसको निकालते हैं. माई f ऑफ हाफ इज माइनस हाफ. Putting this, it will be minus half equals to half plus c. It implies c equals to minus 1. My function is actually fx becomes x minus 1. Now I have to find integral of this fx from 0 to 1. So 0 to 1 x minus 1 dx, this will be x minus 1 का whole square by 2. 0 से 1 it will be minus 1 by 2. आपका जो फाइनल आंसर है कितना, आपका माइनस 1 बाय 2. ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा इस केस में, ऑप्शन ए इज ट्रू. तो हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया कि आपका जो फंक्शन है ये एक्चुअल आपका डिफरेंशिएबल है और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट है ऑन होल रियल लाइन. जो डेरिवेटिव उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी. और फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया टू गेट द फंक्शन, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर दिया टू गेट द वैल्यू माइनस 1 बाय 2. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए ट्रू हो जाएगा. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है. अगेन आपका एग्जाम का प्रॉब्लम है 2020 का. आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, इज लेस देन बी एंड लेस देन सी. then which of the following is or are true for any continuous function from r to r satisfying this. f of a की वैल्यू आपकी b है, f of b की वैल्यू आपकी c है और f of c की वैल्यू आपकी a है. तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिकली एक आइडिया पता होना चाहिए. वो आइडिया क्या है, पहले हम आइडिया लिख देते हैं. आपका कोई फंक्शन है, my function f is from interval I to some r, where I is any interval, and f is continuous, then f of I means its image is also interval. फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये आपका जो डोमेन है अगर वो इंटरवल है तो इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, आपकी इंटरवल होती है. और इंटरवल का मीनिंग क्या है कि इट विल टेक ऑल वैल्यूज बिटवीन, मीन्स f of I takes every value between its range.
तो ये आपका एफ ऑफ आई क्या होगा, एक इंटरवल होगा। ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। सपोज हम पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिटवीन ए टू सी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। अब इस तरह कोई क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट माई एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। बहुत ही आपका एनालिसिस के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक है ये। हमने अज्यूम कर लिया एक फंक्शन एच एक्स विच इज़ एफ एक्स माइनस एक्स। नाउ मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ के बीच में, मुझे इंटरवल चाहिए, अल्फा चाहिए ए से सी के बीच में, तो मैं डिफाइन करूँगा क्लोज इंटरवल ए टू सी, एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया एच। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस, बिकॉज माई एफ इज कॉन्टिन्यूस, एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सो इट इम्प्लाइज दिस एच इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस. So this is continuous function. Okay, then h of a is equal to f of a minus a, but f of a की वैल्यू कितनी आपके पास b है, b minus a, but my b is bigger than a, so this is strictly positive quantity. So it implies my h of a is positive quantity. Now same with h of b. Now h of b equals to f of b minus b, but f of b is c minus b. Not b, my interval is from a to c, so I have to evaluate at the point c. So this is not h of c, because my interval is from a to c, so h of c is equal to f of c minus c, but f of c is a, so a minus c, but c is bigger than a, so this is negative. It implies h of c is negative and h of a is positive, and my domain is interval. It means my range will also be interval. It implies h of a to c is interval. तो आपके पास एक इंटरवल है और आपका पॉइंट ए के ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, आपका पॉइंट सी पे क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है. इट इम्प्लाइज h must be zero at some point between a and c. तो क्योंकि आपका इंटरवल है और एक पॉइंट पे आपका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, एक पॉइंट आपकी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की सारी वैल्यू भी लेगा ये, बिकॉज दिस इज इंटरवल. सो इट इम्प्लाइज इट मस्ट बी जीरो एट सम पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, बिकॉज आपका ए पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सी पे आपकी नेगेटिव आ रही है, तो बीच की सारी वैल्यू लेगा, तो ये जीरो वैल्यू भी लेगा. इट इम्प्लाइज इट मस्ट बी जीरो एट सम पॉइंट बिटवीन ए एंड सी. और जहाँ पे आपका जीरो होगा, लेट गामा बिलोंग्स टू a to c such that h of gamma is 0, और h of gamma 0 होगा तो मीन्स f of gamma is equal to gamma हो जाएगा. तो कौन से कैसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे f of gamma is equal to gamma for some gamma between a and c. तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. हमने यहाँ हमने गामा ज्यूम किया, अल्फा ले लिया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू. सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन सी को भी, ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू. सिमिलरली एग्जैक्टली सेम, आपको यहाँ पे फंक्शन अगेन क्या डिफाइन करना पड़ेगा फॉर ऑप्शन सी. डिफाइन एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स. इंटरवल कहाँ से कहाँ रहेगा, ए से सी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए टू बी सॉरी. तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करेंगे हम.
तो ए और बी पे आपकी जो वैल्यू जाएगी अपोजिट वैल्यू आ जाएंगी, एक जगह पॉजिटिव आएगी, एक जगह आपके नेगेटिव आ जाएगी। इट मीन्स इट विल बी जीरो एट सम पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। आपका ऑप्शन जो सी है वो भी ट्रू हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। नाउ पहले ऑप्शन डी चेक करते हैं। देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट बिटवीन ए एंड सी सच दैट दिस वैल्यू इज डेल्टा। तो देखिए अब उसमें आपका जो पॉइंट है वो क्या है, ए से सी के बीच में है, और बी आपका पॉइंट ए से सी के बीच में है। तो पहले पॉइंट बी को चेक कर लेते हैं, क्या पॉइंट बी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम निकालते हैं एफ की वैल्यू बी पे निकालते हैं। इट विल बी एफ ऑफ बी, बट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सी, बट एफ ऑफ सी इक्वल टू ए, बट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। इट इम्प्लाइज इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इनपुट करता हूं बी का, तो आउटपुट भी कितना है, बी है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। हम गामा को हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा को, सॉरी बी। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू फॉर पॉइंट बी। नाउ अब हम आते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। देयर एग्जिस्ट बीटा बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल्स टू बी। इज इट ट्रू? क्या ये ऑप्शन ट्रू है? दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर देखिए सपोज मैं ए को ले लेता हूँ 0, बी को ले लेता हूँ 1 और सी को ले लेता हूँ आपका सपोज 2। मेरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, हाँ एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 और एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये मुझे गिवन है कंडीशंस। और मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये आपकी कंडीशंस हैं जो हमने यहाँ पे ए की जगह मैंने 0 पुट किया है, बी की जगह 1, सी की जगह 2, और ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो क्या बोले, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट बिटवीन ए और बी, यानी कि इन माय केस देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू बीटा होना चाहिए। तो देखिए, तो पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है। This is my point 0, this is 1, this is 2. This is my point 1, this is my point 2. ये आपका स्ट्रेट लाइन होगी इक्वल टू एक्स की। अभी आपका 0 वैल्यू कितनी आपकी 1 है, सो दिस इज माय पॉइंट। 1 वैल्यू कितनी आपके पास 2 है, यानी ये पॉइंट मेरा 1 की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, ये पॉइंट मिलेगा आपको। 2 वैल्यू कितनी आपकी 0 है, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो आपको एक ऐसा फंक्शन निकालना है, बनाना है, जो इन 3 पॉइंट से पास होता हो बट y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करता हो। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी चॉइस। अब क्या करना है, आपको ऐसा फंक्शन बनाना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो इन 3 पॉइंट से पास होता हो और y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट ना करे। ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी चॉइस। फॉर एग्जांपल मैं सपोज -1 ले लेता हूँ, तो इसको लाइन से ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, और इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, एंड देन टेक इट 0। इधर आपका 0 फंक्शन ले लो। तो दिस इज माय फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। दे आर इनफाइनाइटली मैनी चॉइस, तो उसमें से एक चॉइस हमने यहाँ जूम कर ली है। अब ये फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस है, तीनों पॉइंट्स से पास कर रहा है, यानी कि जो गिवन कंडीशन वो भी सेटिस्फाइड होगी, बट ये फंक्शन आपको कभी y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कभी भी 0 से 1 के बीच में आपका इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो माय ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट इन दिस केस। बी इज नॉट ट्रू। कभी भी आपका फंक्शन माय एग्जांपल के अंदर वो कभी भी आपका एफ ऑफ बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा फॉर एनी बीटा बिटवीन 0 एंड 1। तो माय ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट इन दिस केस। तो आपका ये क्वेश्चन था IIT JAM 2020 का। इस क्वेश्चन हमने क्या सीखा है, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डोमेन आपकी इंटरवल है, तो आपकी जो रेंज है
वो क्या होती है, एक इंटरवल होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। उसी को मैं यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आपके पास एक डोमेन है डी आर स्क्वायर के अंदर, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जहाँ पे mod of x प्लस mod of y लेस देन और इक्वल्स टू 1, f इज ए known constant continuous function from d to r, then which of the following is true? The range of f is unbounded, range of f is union of open intervals, range of f is a closed interval, and so on. Range of f is union of at least two disjoint closed intervals. तो उसमें से कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू होगा, ये चेक करते हैं। तो देखिए, पहले हम डोमेन को ड्रॉ करते हैं। आपका डोमेन क्या है यहाँ पे? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई such that mod of x plus mod of y is less than equals to 1। अब एक सिंपल ज्योमेट्री है, आपने तो ड्रॉ किया हुआ, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर with this is x plus y equals to 1 and this is y equals to minus x minus 1, this is not plus, this is plus 1, y equals to minus x minus 1, y equals to x minus x, x plus 1। तो आपके पास ये बनेगा और इसके अंदर जो इसके इंटीरियर पॉइंट भी बनेंगे अलॉन्ग विद दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री के साथ। ये बाउंड्री भी आपकी इंक्लूड है इस डोमेन के अंदर। ये आपका डोमेन डी है और ये सेट कैसा है आपके पास? डी इज क्लोज सेट। वाई क्लोज सेट बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट हो क्या ओपन है, तो आपसे कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप इस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क निकाल सकते हैं जो कम्प्लीटली इसके आउटसाइड रहेगी, इस सेट के आउटसाइड रहेगी। तो आपका जो सेट डी है वो क्या है? क्लोज सेट है। और सेट डी आपका ऑब्वियसली क्या है? बाउंडेड है, इज आल्सो बाउंडेड। तो मैंने देखा आपका सेट डी के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो आपका सेट क्या है? क्लोज सेट है। क्लोज सेट क्यों है? क्योंकि इससे जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका ओपन सेट है। आप कॉम्प्लीमेंट सेट से अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क निकाल सकते हैं जो टोटल आपका कॉम्प्लीमेंट में ही रहेगी वो डिस्क। तो दिस इज ए क्लोज सेट, ऑब्वियसली दिस इज बाउंडेड। और आर स्क्वायर के अंदर आप कोई भी सेट अगर क्लोज है और बाउंडेड को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट सेट। इम्प्लाइज डी इज कॉम्पैक्ट सेट। So in R square, a set is compact if and only if it is closed and bounded. So my set D is compact. तो ये तो आपका सेट D के बारे में हो गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी क्या पता होनी चाहिए? F is from say A to R, where this set is compact if my domain is compact set and F is continuous. It implies its image f of a is also compact. तो कंसेप्ट क्या है? अगर आपके डोमेन कॉम्पैक्ट सेट है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उसकी जो इमेज आएगी इट विल बी आल्सो ए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट हम कहाँ पे ले रहे हैं? आर के अंदर ले रहे हैं, इट इज इनसाइड आर। और आर के अंदर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट, इट इम्प्लाइज इट मस्ट बी क्लोज एंड बाउंडेड। It implies f of a is closed set and bounded set। आपकी जो इमेज आएगी वो आप में से क्लोज सेट होगी और बाउंडेड होगी। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन क्या बोला? रेंज ऑफ f इज अनबाउंडेड। दिस इज रॉन्ग बिकॉज माई रेंज इज ऑलवेज बाउंडेड, तो इट मस्ट बी रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन आपका
गलत हो गया। नाउ सी द रेंज ऑफ एफ इज ए क्लोज इंटरवल। अब अभी तक हमें ये पता है कि आपका जो एफ ऑफ ए है वो क्लोज सेट है, दिस इज क्लोज सेट, दिस इज क्लोज सेट। बट क्या वो क्लोज इंटरवल भी होगी? अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया, हमें सिर्फ ये पता है कि जो इमेज होगी वो एक क्लोज सेट होगी। नाउ देखिए अगेन, my domain set is also connected set. Why this is connected set? Because this is path connected. Because D is path connected. और पाथ कनेक्टेड क्या होता है? हम बोलते हैं कोई भी सेट आपका पाथ कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट लें, एनी टू पॉइंट्स, और हम इसको एक ज्वाइन कर सकें कंटिन्यूस कर्व से, जो कर्व आपका पूरा इस सेट के अंदर ही रहे। और यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उनको ज्वाइन कर सकते हैं एक कंटिन्यूस कर्व से, जो कर्व आपका किसके बीच में रहेगा? इस सेट के बीच में रहेगा। इट मीन बाई डी इज पाथ कनेक्टेड। इफ डी इज पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज डी इज कनेक्टेड। अगेन आपकी प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की, वो क्या होती है? इफ दिस इज कनेक्टेड सेट, domain is connected, a function is continuous, it implies f of a, its image is also connected set, is also connected set. तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया कि आपकी जो रेंज आएगी वो कनेक्टेड सेट भी होगी, किसमें? आर में। दिस इज कनेक्टेड सेट इन आर, आपकी कोडोमेन आपकी आर है। और any set is connected in R if and only if it is interval. Also any set is connected in R if and only if it is interval. तो यहाँ से क्या पता चला कि आपकी जो रेंज है वो कनेक्टेड है, इट मीन इट मस्ट बी इंटरवल। अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं दोनों रिजल्ट्स को। इट इम्प्लाई दिस इज इंटरवल, दिस रिजल्ट इम्प्लाई दिस मस्ट बी इंटरवल, इमेज मस्ट बी इंटरवल, एंड दिस इम्प्लाइज इमेज मस्ट बी क्लोज सेट। सो इट इम्प्लाइज बोथ, दोनों एक साथ इम्प्लाई क्या करते हैं? द रेंज इज क्लोज इंटरवल। अब ऑप्शन यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नाउ ऑप्शन बी और डी हम चेक करते हैं। द रेंज ऑफ एफ इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रेंज है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हो? ओपन इंटरवल क्या होता है? पास ओपन सेट होते हैं, दिस इज ओपन सेट। दिस इज ओपन सेट। इट मीन्स क्या आपकी जो रेंज है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हो सकती है? आंसर इज नो। व्हाई? कंसेप्ट क्या आपके पास? यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। आपका टोपोलॉजी में बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। So if f of d is union of open intervals, it implies f of d is open set, because open interval are open sets. It implies f of d is open set, but already मैं प्रूव कर चुका हूँ कि मेरा f of d क्या है? क्लोज सेट है। Also f of d is closed set। और एफ ऑफ डी आपका सेट किसके अंदर है? आर के अंदर है, क्योंकि मेरी कोडोमेन आपकी आर है। तो एफ ऑफ डी एक सेट है आर के अंदर जो क्लोज भी है और ओपन भी है। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ डी मस्ट बी आइदर फाई और एफ ऑफ डी मस्ट बी इक्वल्स टू आर।
क्योंकि अगर आपका सेट ऑफ रियल लाइन के अंदर कोई भी सेट अगर ओपन भी है और क्लोज भी है, देयर इट हैज ओनली टू चॉइस, आइदर इट विल बी फाई और इट विल बी कंप्लीट आर. Why this is 2? Because my R is connected set. इसलिए आपको सिर्फ f ऑफ डी के पास दो ही चॉइस बनते हैं, या तो फाई होगा या फिर क्या होगा, r होगा. बट दोनों चीज पॉसिबल नहीं है. क्यों? f ऑफ डी आपका फाई होगा नहीं, ये नॉट कांस्टेंट फंक्शन. f ऑफ डी कैन नॉट बी r बिकॉज f ऑफ डी इज बाउंडेड सेट. जो आपकी जो इमेज हो क्या बाउंडेड सेट है. एफ ऑफ डी ना तो आर हो सकता नहीं फाई हो सकता है. इट मीन्स आपका जो एफ इमेज है इट कैन नॉट बी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा. ऑप्शन बी इज फॉल्स. इट कैन नॉट बी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ व्हाट अबाउट डी? The range of f is union of at least two disjoint closed intervals. Is it true? No, this is not true. Why this is not true? Because if my f is union of at least two disjoint closed intervals, so this is I1 union of I2, these are disjoint, so there is nothing common between them. Then I1 union I2 is not interval. तो अगर आपके पास ये दोनों इंटरवल्स हैं और दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लोज इंटरवल्स हैं, देन दिस इज नॉट इंटरवल. अगर इंटरवल नहीं होगा तो आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि आपकी जो रेंज है वो क्या है, एक इंटरवल है. ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि वाई दिस इज नॉट इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ I1 को ले लेता हूँ सपोज 1 से 2, I2 को ले लेता हूँ सपोज 3 to 4. तो क्या ये इंटरवल रहेगा यूनियन? ऑब्वियसली नहीं. क्यों ये इंटरवल क्यों नहीं रहेगा? आपने यहाँ पे लिया 1 से 2 और 3 से 4, तो आपने ये पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट ले लिए. बट इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका ये पॉइंट है x, ये पॉइंट आपका y है, तो दोनों बीच के सारे पॉइंट भी लेगा वो, बट यहाँ पे है नहीं, तो आपका ये जो यूनियन है वो इंटरवल नहीं है. दिस इज नॉट इंटरवल. तो फाइनली आपका जो आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, रेंज ऑफ एफ इज क्लोज्ड इंटरवल. बाकी सारे आपको ऑप्शन रॉन्ग्स हैं. ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है नेट जून 2019 के एग्ज़ाम से. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम R to R विच इज़ कॉन्टिन्यूस एंड वन फंक्शन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो आउट ऑफ दिस विच वन इज ट्रू? तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, एफ इज ऑन टू. क्या ये फंक्शन ऑन टू रहेगा? सिर्फ मुझे क्या गिवन है, एफ इज फ्रॉम R to R, एफ इज कॉन्टिन्यूस एन 1 1. तो क्या जरूरी है कि फंक्शन ऑन टू होगा? ऑब्वियसली नहीं. एग्जाम्पल क्या है आपके पास, e की पावर x, e की पावर x. दिस फंक्शन इज ऑब्वियसली 1 1, कंटिन्यूस, डोमेन इज R, बट इस रेंज इज नॉट R. रेंज ऑफ e की पावर x इज ओपन इंटरवल 0 to infinity, which is not equals to R. So this is not on to. So my option first is wrong. What about option 3? There exists some point at which f of x must be 1. This is again false. Why?
अभी हम ले लेंगे माइनस e की पावर x, इट विल बी लाइक दिस। This function is continuous 1 1, डोमेन इज R, बट इसकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, तो कभी भी आपकी वैल्यू 1 तो कभी नहीं लेगा, सो इट मस्ट बी ऑप्शन 3 मस्ट बी रॉन्ग। नाउ f इज अनबाउंडेड, अगर का फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 1 है R के ऊपर, तो क्या फंक्शन अनबाउंडेड होगा? ऑब्वियसली नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर f को ले लेते हैं यहाँ पे R से R, f इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आपका फंक्शन है, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ की होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, -π/2 π/2 एंड दिस लाइक दिस, तो आपका ये इधर आ जाएगा, तो -π/2 से π/2 रह जाएगा, तो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड फंक्शन, इज बाउंडेड फंक्शन। तो आपका ऑप्शन 4 क्या बोला, दिस इज अनबाउंडेड, सो दिस मस्ट बी रॉन्ग, दिस इज ऑब्वियसली continuous and 1 1 function, so my option 4th is also wrong. Now my second option must be then true, आपका second option must be true। second option क्या बोल रहा है, f is either strictly increasing or strictly decreasing, this is a well known result, आपका बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है रियल एनालिसिस के अंदर। क्या रिजल्ट है, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और 1 1 है, then it has to be strictly monotonic functions, either it will be strictly increasing or it will be strictly decreasing। ऑप्शन सेकेंड इज रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट, आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड क्या होगा, ट्रू होगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो आपका ये नेट जून 2019 का क्वेश्चन था, इट वॉज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन आपका ये प्रॉब्लम है नेट जून 2019 से। आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी है an, और उस सीक्वेंस को यूज करके मैंने एक bn सीक्वेंस डिफाइन कर रखी है, और उसके लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम के बारे में कुछ ऑप्शन आपको गिवन है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनसे कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। My an is equals to -1 to the power n हाफ -1 by n, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, इट विल बी -1 to the power n हाफ प्लस -1 to the power n plus 1 into 1 by n. This is my an. Now let this is xn and this is yn. So my xn equals to -1 to the power n into my half, yn equals to -1 to the power n plus 1 into 1 by n. So it implies my an equals to xn plus yn. So my bn equals to, by definition, bn equals to summation a k varies from 1 to n. अब एक k की वैल्यू पुट कर देंगे, a k इक्वल है एक्स के प्लस वाई के इक्वल है, इट इम्प्लाइज दिस समेशन a वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स के प्लस समेशन a वेरीज फ्रॉम 1 to n y k. Now let my Sn equals to summation xk from 1 to n and Sn dash equals to summation yk from 1 to n. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो सीक्वेंस बना दी, Sn और Sn डैश। Sn को बनाने के लिए मैंने xk का यूज़ किया है और Sn डैश को बनाने के लिए मैंने yk का यूज़ किया है। अब मैं पहले Sn और Sn डैश सीक्वेंस निकालता हूँ क्या होंगी। नाउ Sn इक्वल्स टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। बट xn मेरे पास क्या है, माई xn इज -1 पर n इंटू 1/2, सो दिस विल बी x1 कितना हो जाएगा, मीन्स -12 प्लस x2 वैल्यू कितनी है आपके पास, हाफ, x3 की वैल्यू अगेन -12 एंड सो ऑन अप टू -1 की पावर n इंटू में हाफ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी 0 इफ n इज इवन। आपके पेयर बन जाएंगे और पेयर आपके टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट विल बी -12 इफ n इज ऑड। आपकी जो एस एन सिक्वेंस है उसकी वैल्यू 0 है अगर आपका n इवन है, उसकी वैल्यू आपकी -12 है अगर आपका n क्या है, ऑड है। इसमें एस एन, so then Sn has exactly two limit points limit point कौन कौन से होंगे, 0 एंड -12। आपको पता है किसी लिमिट का जो लिमिट सुप होती है वो क्या होती है, उसका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होती है, और किसी भी सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर उसका क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है। इट इम्प्लाइज लिमिट सुप ऑफ Sn is 0 and limit inferior of Sn is -1/2, because this is the smallest limit point and this is the greatest limit point, so it limit superior is 0 at least inferior is -1/2। हाँ, ये तो आपका सीक्वेंस Sn के बारे में हो गया। अब हम Sn डैश के बारे में बात करते हैं। Sn डैश which is equals to y1 plus y2 y3 अप टू yn, और yn मेरे पास क्या था, -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1/n। तो y1 विल बी 1 और 2 विल बी -12 1/3 एंड सो ऑन अप टू -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n। दिस योर n डैश। और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, Sn डैश की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है वैल्यू किसकी इक्वल होती है, log 2 की इक्वल होती है। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, दिस इज log 2। तो आपकी जो सीक्वेंस Sn डैश है वो कैसे है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो इट इम्प्लाइज Sn डैश इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और Sn डैश कन्वर्जेस टू log 2। अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट का यूज करेंगे। आपका bn किसके इक्वल था, Sn प्लस Sn डैश इक्वल था, और यहाँ पे आपका जो Sn डैश है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और हमें सीक्वेंस bn के लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर के बारे में पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट सुपीरियर ऑफ bn इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn प्लस लिमिट ऑफ Sn डैश। ये आपका रिजल्ट होता है किसके अंदर, एनालिसिस के अंदर। अगर आपकी एक सीक्वेंस आउट ऑफ दिस टू, इफ वन इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ bn इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn प्लस लिमिट ऑफ Sn डैश। ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर होती हैं आपकी। अब आपके लिमिट सुपीरियर Sn की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आई थिंक इट विल बी 0, इट वाज 0, तो 0 प्लस इट विल बी log 2, log 2। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ bn is log 2। Similarly, limit inferior of bn equals to limit inferior of Sn plus limit of Sn dash। और ये वैल्यू की हाफ थी, -12 थी, -12 प्लस log 2।
तो आपकी जो लिमिट इंफीरियर आपको आएगी बी एन की वो कितनी होगी, -1/2 प्लस log 2। तो आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट सुपीरियर कितने के पास, log 2, और लिमिट इंफीरियर कितने के पास, -1/2 प्लस log 2। ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं है तो आपकी सीक्वेंस क्या नहीं होगी, माई सीक्वेंस बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट, सो इट इम्प्लाइज बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन क्या क्या आते हैं जहां पे हमने इसको मैच करना है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि इस ऑप्शन क्या बोला, आपकी जो लिमिट है वो कन्वर्जेंट है 0 पे, आपकी जो बी एन है वो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आपका ऑप्शन ए तो गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, लिमिट सुपीरियर इज ग्रेटर देन हाफ। आपका लिमिट सुपीरियर कितना है आपके पास, लिमिट सुप ऑफ बी एन इज, आई थिंक दिस इज log 2, एंड ऑब्वियसली log 2 is greater than half, so the statement is true. Option B is true. Now if my option B is true, then option 4 is automatically wrong, because option B implies limit superior is strictly greater than half, so it cannot be less than equals to half. So option 4 is wrong. आपका लिमिट इंफीरियर की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, लिमिट इंफीरियर इज -1/2 plus log 2, and obviously this option is again wrong because this value is not less than -1/2. It's again wrong. So for this question my option only second is true. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज किया है। वो कंसेप्ट क्या था आपके पास, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है ए एन इक्वल्स टू बी एन प्लस सी एन, और सपोज आपकी एक यहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन लिमिट सुप ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुप ऑफ बी एन प्लस लिमिट ऑफ सी एन, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन प्लस लिमिट ऑफ सी एन। तो अगर इन दोनों में से अगर ए कन्वर्जेंट है तो ये दोनों साइड आपके बराबर होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल इन जनरल। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम आपका CISR नेट एग्जाम जून 2019। तो आई होप आपको ये 5 प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम 5 प्रॉब्लम करेंगे रियल एनालिसिस की। Till then, goodbye and best of luck.